हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारी ये सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ के अंदर जीएस से रिलेटेड ये आपकी फोर्थ शिफ्ट होगी। यानी कि 1 दिसंबर की शिफ्ट 4 के अंदर पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस का हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि जितने भी शिफ्ट वाइज हमने जीएस की क्लासेस का डिस्कशन किया है, यानी कि शिफ्ट का डिस्कशन किया है, उसका कंबाइंड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस यूज़र नेम पर जाकर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि एशियन गेम्स 2018 वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब देखो, ये 2022 के आपसे प्रीलिम्स पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। अब आधे लोग इस सवाल को देखकर नाराज हो जाएंगे कि सर 2022 का पेपर है और बताओ हमसे 2018 के एशियन गेम्स के बारे में हमसे पूछ लिया। अब देखो, होता है क्या है ना, जैसे कि मैं एशियन गेम्स की आपसे बात करूं तो 2022 वाले जो आपके एशियन गेम्स होने थे वो आपके होने थे कहाँ पर। मैं लिख देता हूं, हंगजू, चाइना के अंदर। लेकिन फिर कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की वजह से इसको फिर आपका पोस्टपोन करने की बातें शुरू हो गई थी। लेकिन होता क्या है, जब मैं आपसे जिस टाइम पर भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसके आस-पास आपका कोई भी अगर स्पोर्ट्स इवेंट आयोजन कराया जाने वाला है, तो उसके पहले वाले कहाँ पर हुए हैं और उसके आगे आने वाले आपके कहाँ पर कराए जाएँगे। यार वो चीज़ें देखो हमें पता होनी चाहिए। समझ रहे हो? अब जैसे मैंने यहाँ पर आपसे 2018 के आपके इस एशियन गेम्स की ऑर्गेनाइज़ेशन कंट्री का नाम पूछा, तो इसका आंसर हो तो आपका इंडोनेशिया जाएगा। लेकिन अगर आप 2022 के बाद 2023 के सीजीएल के अंदर अपीयर करने जा रहे हो, तो इसके आगे की चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हो? अब जैसे कि मैं आपसे बात करूँ कि बताइए कि 2026 के जो आपके ये एशियन गेम्स होंगे और 26 के अंदर जो आपके एशियन गेम्स होंगे, वो आपके 20वें एशियन गेम्स होंगे। ये 20वें एशियन गेम्स का आयोजन 2026 के अंदर कराया जाएगा और ये कहाँ पर कराया जाएगा? अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये आपको याद रखना है जापान के अंदर, ठीक है? ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। जापान के अंदर ये तीसरी बार होगा और तीसरी बार जो आपके कराए जाएँगे वो 20वें एशियन गेम्स होंगे। 2026 के अंदर इसका आयोजन करा जाएगा, टोक्यो, जापान, आपको इसका याद रखना है। ठीक है? याद रखोगे। 2022 का भी मैंने बता दिया, 2028 का भी हमने जान लिया और अगले यानी कि 2026 के कहाँ पर होंगे, हमने वो भी जान लिया है। चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदू पंचांग यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन आपका कब मनाया जाता है? सभी लोग जिन्होंने भी रक्षाबंधन जो भी सेलिब्रेट करते हैं, उन सभी को पता होगा कि ये कौन-सा वाला टाइम होता है। अगर उनको प्रॉपर्ली कैलेंडर के हिसाब से नहीं पता है कि ये आपकी कौन-सी तिथि होती है, या फिर हम इस दिन को कहते हैं आपका फुल मून डे। और फुल मून डे अगर मैंने शब्द यूज़ कर लिया है तो हम इसको क्या कह देंगे? इसको कह देंगे हम पूर्णिमा तिथि। तो पहली चीज़ तो ये हमें याद रखनी है कि रक्षाबंधन या फिर राखी पूर्णिमा हमारा फुल मून डे या फिर पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार। उसके बाद मंथ कौन-सा होता है? तो यार ये होता है आपका श्रावण मंथ या फिर श्रावण मास। तो पूर्णिमा, श्रावण मास आपको ये याद रखना है जिस दिन रक्षाबंधन को आपका मनाया जाता है। क्या होता है इस दिन सभी को पता है, कलाइयों पर जो भाइयों की उनकी बहनें होती हैं वो उनको राखियाँ बाँधती हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इसको मनाया कब जा रहा है, ये एक चीज़ आपसे बनती, ये आपको याद रखनी है, ठीक है? अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं कि बताइए कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण दिया जाता है? अब देखो, पॉलिटी से रिलेटेड यार आपके ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं ये यार रटे हुए होने चाहिए। एक बार में ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे कि उसको आप आज के बाद भूलोगे नहीं। लेकिन एटलीस्ट अपने एंड से आप इतनी ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि कल को अगर उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपसे पूछें या फिर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आपको घबराहट ना हो। सबसे पहली चीज़ तो यार मैं आपसे बात करूँगा कि सवाल का आंसर रहेगा आपका आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 जो कि आपसे किसकी बात करता है? ये बात करता है आपसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है?
यानी कि यहाँ इस आर्टिकल के अंदर आपको क्या प्रोविजन देखने के लिए मिलते हैं कि कोई भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं करा जा सकता उसकी लाइफ या फिर पर्सनल एक्टिविटी से, ठीक है। अब बशर्ते कुछ ऐसी चीजें हों कि आपके किसी लॉ के अंदर कोई चीज आपको इलीगल दे रखी है और आप फिर भी स्टिल उस बात को करते हैं, तो फिर तो देखो आपकी आपके ऊपर कार्रवाई होना या बाकी की चीजें देखी जाएंगी। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 21 हो गया। अब आर्टिकल नंबर 23 की बात करूं, आर्टिकल नंबर 23 के अंदर क्या होता है, आपको फॉरबिड करा जाता है, forbids any forms of exploitation, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 23 बताता है कि भाई किसी को भी आप किसी भी फोर्स लेबर के अंदर क्या नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते, एंगेज नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 24 की आपसे अगर बात करी जाती है तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पर आपका संविधान बच्चों को, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे चिल्ड्रंस के एम्प्लॉयमेंट की, मैं लिख देता हूं, प्रोहिबिट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। तो बच्चों का कारखानों में एम्प्लॉयमेंट या फिर उनका एम्प्लॉयमेंट, इसको यहाँ पर मना करा जाता है। आर्टिकल नंबर 20 की बात करें, आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि यहाँ पर आपको यू नो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसके अंदर अलग अलग प्रोविजंस होते हैं कि आपने अगर कोई क्राइम किया है तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रोविजंस को रखा जाता है कि भाई आपको वहां पर कुछ कुछ हेल्प करी जाएगी। तो ये याद रखना है। आर्टिकल नंबर 21 यहाँ पर आपसे बात कर रहा था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसकी वजह से आपका विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा था। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा मिलान यहाँ पर सही नहीं है, नॉट करेक्ट मैच। नॉट पूछा है, ठीक है, तो कौन सा गलत है बेसिकली हमें वो बताना है। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो फॉर्मिक एसिड, क्या फॉर्मिक एसिड टमाटर के अंदर उपस्थित होता है, तो बिल्कुल नहीं। देखो एक्चुअली में टमाटर के अंदर आपको कई प्रकार के एसिड नजर आते हैं, जिसमें कि आपको सिट्रिक एसिड नजर आ जाता है। सिट्रिक एसिड के साथ साथ आपका यहाँ पर मैलिक एसिड भी आपको नजर आता है। ये टोमेटो की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। मैलिक एसिड के साथ आपको यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड भी नजर आता है, लेकिन इसके अंदर आपका फॉर्मिक एसिड नहीं होता है। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि कौन सी चीज करेक्टली मैच्ड नहीं है। अब यार यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ ऑरेंज की, तो क्या ऑरेंज के अंदर आपका सिट्रिक एसिड उपस्थित होता है, बिल्कुल होता है। ग्रेप्स की बात करूँ टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, होता है। आपसे रेंसिड यानी कि बासी मक्खन के अंदर आपको ब्यूट्रिक एसिड नजर आता है, बिल्कुल आता है। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। विनेगर की बात करूँ, यहाँ पर मैं बाकियों के भी नाम लिख देता हूँ। विनेगर जिसे आप सिरका कहते हैं, इसके अंदर आपको नजर आता है एसिटिक एसिड। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी कर्ड की यानी कि आपकी दही की, तो इसमें आपको क्या नजर आता है, लैक्टिक एसिड। ये याद रखने हैं सारे के सारे। आपसे मैं लेमन की बात करूं यानी कि नींबू की बात करूं, तो इसमें आपको सिट्रिक एसिड नजर आएगा। आपसे अगर मैं बात करूं आपकी चींटियों के काटने से, आंट स्टिंग, चींटियों के काटने से आपके यहाँ पर नजर आएगा मैथनोइक एसिड। और अगर मैं आपसे बात करूं, बस इतना ही बहुत है, ठीक है, बाकी के मैंने बता दिया आपको। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर फाउंड इन ओशियंस, यानी कि पृथ्वी के महासागरों में पाए जाने वाला जल का प्रतिशत कितना है, यानी कि अर्थ के पानी का कितना प्रतिशत आपको ओशियन यानी कि महासागरों के अंदर पाया जाता है। तो यार देखो ये याद रखना है, लगभग 97.3% आपको अर्थ का पानी महासागरों के अंदर पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि भाई जो आपकी आइस कैप्स होती हैं यानी कि आइस होती हैं या फिर ग्लेशियर्स होते हैं, ये कितना प्रतिशत रखते हैं, तो ये रखते हैं टोटल 2% लगभग पृथ्वी के पानी का। अगर मैं बात करूं ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का रखना आपको आता है लगभग 0.68%। तो ये कुछ फैक्ट है, ये जरूर याद रखिएगा। अगर मैं आपसे फ्रेश वाटर लेक्स की बात करूं, इसके अंदर कितना प्रतिशत नजर आएगा, तो इसके अंदर आपको नजर आता है लगभग 0.09%, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है, ये याद रखिएगा पृथ्वी पर उपस्थित पानी की प्रतिशत मात्रा के रूप में। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 2001-2011 के बीच जनसंख्या की दृष्टि से
दशकीय वृद्धि दर क्या थी? दशकीय वृद्धि दर का मतलब क्या है कि जो आपकी 2001 के अंदर पॉपुलेशन थी, वो कितने प्रतिशत बढ़कर आपकी 2011 के अंदर हो गई है। तो ये जो प्रतिशत ग्रोथ है, इसको लेकर ये आपसे पूछ रहे हैं। तो जब मैं आपसे बात करता हूँ ना आपके 2011 के सेंसस आंकड़ों के अनुसार, तो इसमें आपको टोटल पॉपुलेशन नज़र आती है 19 मिलियन। ये 2011 के अनुसार है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि भैया आपकी 2001 से कितनी ग्रो हुई, तो आप ऐसे करके याद लीजिए कि लगभग 121 मिलियन इंक्रीज देखने के लिए मिला आपको 2001 से 2011 के बीच। और मैं कुल मिलाकर प्रतिशत में बात करूँ तो आप इसमें 17.64 या फिर 17.70% याद रखिएगा, जो कि आपकी डिकेडल ग्रोथ थी, यानी कि दशकीय वृद्धि थी। तो यार ये ऐसी चीज़ें देखो आपकी रेगुलरली बनती हैं। आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि बताइए दिए गए विकल्प में से वो कौन-सा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको नज़र आती है, आपको उत्तर प्रदेश नज़र आएगा फर्स्ट पे। सेकंड पे पूछा जाएगा सेकंड पे कौन है, तो वहाँ पर आपको महाराष्ट्र नज़र आएगा। ऐसे कई सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर, यानी कि जो जनसंख्या आपकी घनत्व होता है, वो आपके कौन से राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा नज़र आता है? बिहार के अंदर। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि प्रति अ, पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन आपकी आ रही है ना? तो अगर मैं बात करूँ कि लोएस्ट कौन-सी है, यानी कि सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसकी है, तो उसमें आपको नज़र आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो देखो 2011 से संबंधित जो आपके ये सेंसस रिलेटेड फैक्ट होता है ना, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। बाकी मैं एक वीडियो बना दूँगा आपके इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पर आपका 2011 से जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनका डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ कर लूँगा। ठीक है? आगे आइए। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में कहाँ पर जाति के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी? नाम क्या है? परमहंस मंडली। अब देखो इसके बारे में आपको पता हो या ना हो, लेकिन आज के बाद आप हमेशा याद रखिएगा कि परमहंस मंडली की फाउंडेशन 1849 के अंदर करी गई है। पहली चीज़ ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद ये याद रखना है कि हु फाउंडेड इट? तो हु में आपको याद रखना है आपके, ये भी सवाल पूछा जा चुका है, दादोबा पांडुरंग। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है दुर्गाराम मेहता जी। तो देखो ये दो बड़े-बड़े नाम आपको याद रखने हैं। 1849 का ये आपका टाइम पीरियड है, जहाँ पर ये एक आपको एक सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रहा है, जहाँ पर हम बॉम्बे के अंदर, मैं नाम यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, बॉम्बे के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी। मेनली रीज़न इनका क्या था कि वही आपका जो मार्केट के अंदर दिखने वाली आपको एक 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 आपके कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बोलने वाली आपको कई सारी आपकी ऐसी सोशो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नज़र आते हैं, ये उनसे संबंधित है। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा, कभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में भी चर्चा कर लेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 1857 में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विशाल विद्रोह हुआ, तब उस टाइम पर मुगल एम्परर यानी कि मुगल शासक कौन नज़र आ रहा था 1857 के अंदर? बेहद आसान सा सवाल है यार। लास्ट मुगल एम्परर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो आपको नज़र आता है वो है आपका बहादुर शाह जफ़र, जिसको आप 1857 की क्रांति के अंदर इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं। इसकी मृत्यु के बाद, यानी कि इसके निपटने के बाद, आपका कोई भी इसका डिसेंडेंट्स मुगल एम्परर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करा गया। किसका बेटा था अगर ये आपसे पूछ लिया जाए? अकबर द्वितीय का ये बेटा था। नाम हमने ऑलरेडी जान लिया है। 1857 की क्रांति के अंदर इन भाई साहब की एंट्री होने से जो काफ़ी आम लोग थे, उनको काफ़ी वहाँ पर एनकरेजमेंट मिला था। उनको एक लगा था कि यार चलो कुछ बड़ी चीज़ हो जाएगी, ये भी हमारे साथ यू नो शामिल हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद 1857 के लास्ट में इसको आपका पकड़ लिया जाता है, लाल किले की घेराबंदी कर ली जाती है, इसको बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। इसकी बीवी के साथ, इसकी बीवी का नाम अगर आपको याद रखा जाए तो याद रखेंगे, इसकी बीवी का नाम क्या था? इसकी बीवी का नाम आई थिंक बेगम ज़ीनत था, मैं लिख देता हूँ, बेगम ज़ीनत। और आई थिंक 1862 के अंदर इसकी रंगून की इसी आपकी कैद के अंदर डेथ हो जाती है। ये एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। बाकी 1857 की क्रांति से रिलेटेड यार सभी लोगों को पता ही होता है, और क्या-क्या चीज़ें हम यहाँ पर याद रख सकते हैं कि शुरुआत कब हुई थी? 10th मई से हुई थी, 10th मई 1857।
शुरुआती जगह कौन सी थी, सभी को पता होगा, मेरठ थी। जहाँ पर हुआ क्या था, एक सिपाही ने, मतलब सिपाही की एक टुकड़ी ने यहाँ पर रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। फिर धीरे धीरे करके ये आपका स्प्रेड हो गया था और बाकी के मुद्दे इसके बीच में आ गए थे, तो ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, द मोशन ऑफ विच बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। पिंड की गति, मतलब कौन से पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। भाई पहली चीज, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, आप इससे क्या समझते हैं? ये आपकी देखो, आप ऐसे मान लीजिएगा, जब कोई भी बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रही है, आपकी मोशन में है, कोई भी स्ट्रेट लाइन के अंदर वो मोशन में होनी चाहिए, और जो वेलोसिटी है, यानी कि जो उसका वेग है, वो आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आना चाहिए। दैट विल बी द यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, यानी कि समय के साथ साथ आपकी गति परिवर्तन की जो दर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इन चार विकल्प में से आपकी फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर आप रेगुलर अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और साथ में आप देख रहे हैं कि आप एक स्ट्रेट लाइन के अंदर भी उस मोशन को होता हुआ देख रहे हैं। तो स्वतंत्र रूप से गिरना एक आपका यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, या फिर समान रूप से त्वरित गति के एक उदाहरण के रूप में आपको नजर आता है। कोई दिक्कत इसमें? डी विकल्प इस पर करेक्ट हो जाता। अगला सवाल देखो, ये क्या पूछ रहे हैं कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट। देखो यार, ये इकोनॉमिक्स का आपका सवाल है, इसमें दो तीन टर्म्स को मुझे आपको समझाना होगा। पहली चीज इन्होंने पूछा है आपसे, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या है। अब ये देखो, दो चीजों के बीच का अंतर होता है। अब जिन दोनों चीजों के बीच का ये अंतर होगा, पहले आपको उसको जानना होगा। तो पहले तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जो आपका ये ग्रॉस क्या नाम है प्राइमरी डेफिसिट है, इसको अगर मुझे आपको क्लियर करना है, तो आपको इसके अंदर दो चीजें नजर आएंगी। एक तो होगा आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, मैं लिख देता हूं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, और इस ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के अंदर से आप माइनस करोगे आपका कंबाइंड इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर आप इसको नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। पहले मुझे ये समझाना होगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आपसे कंबाइंड इंटरेस्ट पेमेंट की बात करता हूँ ना, तो देखो कंबाइंड इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर आप ऐसे मान लीजिएगा कि पहले तो आपका सम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, आई पे लिख देता हूं मैं इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि आपका सेंटर एंड स्टेट के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया। यानी कि वो सारा का सारा इंटरेस्ट पेमेंट जो कि सेंटर और स्टेट ने बनाया, वो आपका पहले मैंने लिया। अब इसमें से अगर आप माइनस कर दे जो स्टेट को सेंटर को देना है इंटरेस्ट, उसको आप माइनस कर दें, तो ये जो चीज होती है ना, ये चीज कहलाती है आपका कंबाइंड इंटरेस्ट पेमेंट। इस कंबाइंड इंटरेस्ट पेमेंट को अगर आप अपने ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से निकाल दें, अभी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट या फिर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट आप ऐसे मान लीजिएगा कि सरकार ने अपनी जितनी भी एस्टिमेटेड बोरोविंग्स की हैं, जो भी इन्होंने उधारी लेकर की है, इसको आप रिफ्लेक्ट करेंगे एज फिस्कल डेफिसिट। तो अगर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से आप अपने इस कंबाइंड इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि क्या था, इंटरेस्ट पेमेंट का सम था, जो कि आपका स्टेट और सेंटर मिलकर बना रहे थे, उसमें से आपने माइनस किया वो वाला आपका इंटरेस्ट, कौन सा, जो कि स्टेट सेंटर को दे रहा था, तो वो आपका बन रहा था क्या, आपका कंबाइंड इंटरेस्ट पेमेंट। और अगर आपने वो फिस्कल डेफिसिट के अंदर से माइनस कर दिया, तो ये बनता है आपका ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। आई नो हो सकता है कई सारे लोगों को बाउंसर चले गए हों, बट स्टिल आप इसको याद रखिएगा कि कभी भी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट की बात करी जाए, तो यहाँ पर आप ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। और मैंने आपसे ये नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज या फिर आपका कंबाइंड इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस किया जब आपके फिस्कल डेफिसिट से, तो वही मतलब था उसका। ठीक है, आगे आइए। अगला है, निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। नहीं है, देखो ये आपका वही कि जो आपके डांसेस होता है, ठीक है, इसकी वीडियो लेकर आऊंगा मैं आपके इस यूट्यूब के ऊपर। तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, इसका नाम है आपका लाहो। ये जो लाहो है, ये आपका फोक डांस है, कहाँ का, ये याद रखिएगा, आपका मेघालय का। ठीक है, अब यही सवाल आपसे कल को उठाकर पूछ लेंगे कि बताइए दिए गए विकल्प में से मेघालय का कौन सा फोक डांस है, तो उसमें आपको लाहो याद रखना है, या फिर लाहो का नाम देकर पूछ ले कि फोक डांस है कौन से राज्य का, तो उसमें मेघालय याद हो जाएगा। इसके अलावा आपका फूलपत्ती, आपका मटकी और आपका जवारा, दीज आर दी फोक डांसेस ऑफ दी मध्य प्रदेश। और कुछ भी मध्य प्रदेश के आपके फोक डांसेस है, एक रीना डांस है, एक आपका चतकोरा, ये एक डांस है, एक आपका भागोरिया,
ये एक डांस है, एक आपका गोंचो, एक आपका बार डांस। तो दीज आर सम ऑफ द डांस, और भी डांस नजर आते हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। ओके। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी करने का निर्णय ले लिया गया था कहां पर। देखो मैं ऑलरेडी बता चुका था, पहला सवाल हमारा इसी से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। हमने एक्चुअली में 2018 का डिस्कशन किया था पहले सवाल के अंदर, जो कि इंडोनेशिया के अंदर आयोजन कराया गया था। फिर मैंने 2022 को लेकर कहा था कि ये आपका हंगझू चाइना के अंदर आयोजन कराया जाना था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2026 का आयोजन आपका टोक्यो जापान के अंदर कराया जाना है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर कराया गया था, तो 1951 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर आयोजन करा गया था। ये भी आपको याद रखना है साथ में। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि द रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। देखो ऐसी मल्टीपल पार्टी की स्थापना को लेकर सवाल बनता है। पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि 1990 के अंदर आपकी ये रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया जा रहा है। अब कर कौन रहा है, या फिर आप ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट पार्टी है। मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर, कम्युनिस्ट पार्टी है। ओरिजिन, या फिर अगर मैं इसके ग्रास रूट्स की बात करूं, यानी कि जहां से ये आपकी एक्चुअली में निकल कर आती है, तो ये आपकी बंगाली या फिर बंगाली लिबरेशन मूवमेंट से आपकी एसोसिएटेड है। यहाँ से इसके रूट्स आपको नजर आते हैं। किसके द्वारा इसका स्थापन किया गया, ये आप जरूर याद रखिएगा, त्रिदिब चौधरी। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। तो ये आपकी रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, और एक्चुअली में ये जो आपको नजर आ रही है ना आपकी रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इनका आपका एसोसिएशन या फिर इनका रिलेशन आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनका एसोसिएशन आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से भी कर सकते हैं। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बात करूंगा तो 1928 के अंदर फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद जी, अफशकुल्ला खान, भगत सिंह जी के द्वारा उसका स्थापन किया गया था। इनिशियली उसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। ठीक है, जो कि बिस्मिल के द्वारा दिया गया था 1923 के अंदर। ये कुछ जानकारी थी जो कि यहाँ से हमें याद रखनी है। अगला सवाल हमें पूछा जा रहा है कि गायिका सुजाता और अनंतु को तमिलनाडु सरकार द्वारा किस वर्ष के लिए कलेमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो आपका वही कि आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड से संबंधित सवाल बनते रहते हैं। आपके इसी यूट्यूब के ऊपर इस साल के इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड मैंने कई सारी चीजें कराई हैं। तमिलनाडु सरकार दे रही है। कौन सा अवार्ड है आपका? कलाईममनानी अवार्ड है। किसको दिया गया? सिंगर सुजाता एन अनंतु को। किस साल दिया गया, किस साल के लिए दिया गया? 2021 के लिए दिया गया था। तो एक करंट का सवाल है, इससे रिलेटेड आप एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर क्या ही लोगे, लेकिन इतना जरूर याद रख सकते हैं कि ये वाला जो अवार्ड है, नाम क्या है इसका? आपका नाम है इसका कलैमामणि अवार्ड। ये आपका कौन सी राज्य सरकार देती है? तमिलनाडु देती है। ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। तमिलनाडु की बात करूँ तो कैपिटल क्या है, सभी को पता है, चेन्नई है। स्टेट एनिमल क्या है, ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार, नीलगिरी तहर स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड क्या है, ये भी याद रखिएगा, एमराल्ड डव। ये स्टेट बर्ड है, ये स्टेट एनिमल है। ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, यानी कि मोर रिएक्टिव होता है कॉपर की तुलना में। इन चार विकल्प में से कॉपर की तुलना में आपको ज्यादा रिएक्टिव नजर आएगा जिंक। बी विकल्प आपका यहाँ पर नजर आता। क्यों, ऐसा क्यों? जिंक आपको ज्यादा रिएक्टिव नजर आएगा कॉपर मेटल से, और मेनली रीजन ये है कि आपका कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अपनी अलग अलग हिसाब की सीरीज के अंदर। तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाता। रीजन वही था कि जो आपका सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें डिस्प्लेस कर देता है आपके कॉपर को। कौन कर रहा है? जिंक कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इससे ज्यादा रिएक्टिव जिंक को आंसर कर दिया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 को किसको लोकसभा में पेश किया गया था? द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन विच डेट? देखो स्पेसिफिक डेट्स आपसे पूछ ली जाती हैं।
इसीलिए जब कभी भी कोई भी अमेंडमेंट बिल किसी भी प्रकार से आपके लोकसभा के अंदर कोई पेश कर रहा हो, इंट्रोड्यूस कर रहा हो, उसकी डेट आपको याद रखनी है। इंट्रोड्यूस कब करा गया? अगस्त 5 2022 को किया गया। अब देखो ये जो करंट इश्यूज होते हैं, करंट अफेयर वाले सवाल होते हैं, वहां पर ऐसे पॉलिटिकल मुद्दों को मैं आपको करंट अफेयर की न्यूज के अंदर कराता हूँ। मेन रीजन उनका यही होता है कि आप उससे रिलेटेड अगर कोई भी बात है तो उसको न्यूज में डेट्स के रूप में या फिर क्या एम हो रहा है, क्या अमेंडमेंट करने की बातें चल रही हैं, वो हमें पता रहे। ठीक है, तो यार ये आपकी बात थी, बाकी आगे तक आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मार्च 2022। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स या फिर रेजिग्नेशन से संबंध भी मैंने आपको 2023 की जो टॉपिकल क्लासेस हैं आपके इस यूट्यूब के ऊपर मैंने कराई हैं। यहाँ पर बात हो रही है सेबी के नेक्स्ट चेयरपर्सन के नाम की। नाम इनका रहेगा आपका माधवीपुरी बुश। ठीक है, याद रखोगे। अब सेबी की बात करूं, सेबी के बारे में सभी को पता होगा क्या है ये। ऑब्वियसली देखो, हमारे मार्केट रेगुलेटर के रूप में आपको सेबी नजर आता है। इसकी स्थापना या फिर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना करी गई। हेडक्वार्टर्स को लेकर सवाल पूछे जाते रहते हैं। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मंगू भाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में किसके राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? अब देखो, गवर्नर से रिलेटेड आपके सवाल बनते रहते हैं। हर राज्य के गवर्नर के बारे में आपको पता होना चाहिए। उस टाइम पर मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में इनको अपॉइंट करा गया था। ये चीज़ें देखो आपको पता होनी चाहिए। और मैं वही कहूँगा, हर राज्य के गवर्नर, मुख्यमंत्री, इन सभी के बारे में जब कभी भी आपको सुनने के लिए मिला करे या फिर ऐसी फटाफट से देख लिया करो आप। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि 2019 में संगीत नाटक एकेडमी के अध्येता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? हम बात कर रहे हैं कितना प्राइस दिया जाता है संगीत नाटक एकेडमी फेलो 2019 के अंदर जो दिया गया उसके अंदर। देखो, यहाँ पर आपको एक ताम्र पत्र दिया जाता है और साथ में आपको दिया जाता है 3 लाख का ये पर्स मनी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपका संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार है, इसकी जो इनॉग्रेशन है वो किसने करी, तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसकी इनॉग्रेशन करी गई। कब करी गई? 28 जनवरी 1953 के अंदर। ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गूदा दोनों का कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव अ सिंगल ओपनिंग इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट सर्व्स बोथ एज अ माउथ एंड एन एनस? देखो, ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल है। इसमें आपको याद रखना है आपके प्लेथीमेंथिस। ठीक है, तो सी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। किंगडम एनिमेलिया से ही ये आपके बिलोंग करते हैं। और इन इन जीवों को आप कुछ और नाम से जानते हैं, जैसे कि इन्हें फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी आप इनको प्लेथी हेलमिनथिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं, 2200 और 1900 वर्ष पूर्व भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक तटीय बस्ती था जहां दूर दूर के देशों से जहाजों द्वारा सामान उतारा जाता था? Which of the following city of India was the coastal settlement where ships unloaded goods from distant landed between 2200 and 1900 years ago? देखो, आप में से कई सारे लोगों को मेरे ख्याल से मतलब इसको लेकर डाउट रहेगा। तो एक्चुअली में एक इम्पॉर्टेंट जगह है, 1940 के अंदर इसका एक्सकेवेशन किया गया था। पुडुचेरी के अंदर आता है, नाम है इसका अराइकामेदू। ठीक है, तो ये फेमस था आपके मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के लेकर, बीड्स, ऑर्नामेंट्स और ग्लास बीच साइट्स को लेकर। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर जो शिप्स होते थे उनको अनलोड करना, जो दूर दूर से आते थे, उसको लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बड़े बड़े मैसिव ब्रिक वेयर हाउसेज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी थी। उसके बाद कराई काल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये वेस्टर्न कल्चर ट्रेडिशनल एंशंट एक सेंटर हुआ करता था। और पोर्ट सिटी है, ईस्ट कोस्ट के अंदर ये आपका आता है।
ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं आपसे वीरमपट्टनम की बात करता हूँ, तो ये भी एक लार्जेस्ट कोस्टल विलेज के रूप में नज़र आता है आपका पुडुचेरी के अंदर ही। यनम की बात करूँ, कमर्शियल इंपॉर्टेंस रही है इसकी हमेशा से। अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट हो, सॉल्ट से बनने वाली आपकी बाकी क्वांटिटी को इंपोर्ट करना हो फ्रेंचों के द्वारा बंगाल रीजन के अंदर, तो वहाँ पर आपको यनम भी नज़र आता है। ठीक है? अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सोडा लाइम का आपको यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला बताना है। सोडा लाइम बहुत ही आसान सा सवाल है, NaOH और CO। सोडा लाइम मिक्सचर होता है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपके कैल्शियम ऑक्साइड का। केमिकल फॉर्मूला सोडा लाइम का अगर पूछा जाए तो क्या होता है? ये होता है आपका CaHNaO2, जो कि इन दोनों के मिक्सचर से आपका तैयार होता है। ठीक है? याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया। यह विधेयक किस साल स्थापित कैदियों की पहचान अधिनियम को निरस्त कर देगा? मैंने आपसे हमेशा कहा, जब कभी भी कोई भी नया विधेयक पेश किया जाता है, अगर वो किसी विधेयक को निरस्त कर रहा है यानी कि रिपील कर रहा है, आपके लिए वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर्स बिल 2022 जिसकी मैं यहाँ पर पेशकश की बात कर रहा हूँ, ये रिपील करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहता विकल्प नंबर डी। और ये जो एक्ट है अम, वो लिमिटेड कैटेगरीज के लोगों को लेकर आपका यहाँ पर एक्सेस करने के लिए बोला जाता है, और आईपीसी के अंदर इसको यहाँ पर इंक्लूड कराने की बात चल रही है। तो ये आपको याद रखना है, किसको आपका रिपील करेगा, क्या करेगा, वो हमने यहाँ पर जान लिया। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? अगर जूट की बात हो रही है ना, तो आपको भैया बिना देखे वेस्ट बंगाल को तो ढूंढना ही ढूंढना है। तो याद रखिएगा, रिश्रा और फर्स्ट जूल मिल यहाँ पर हुगली की रिवर के साइड में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर स्थापित करी गई थी 1855 के टाइम पीरियड के अंदर। पार्टीशन के बाद जो ये जूट मिल है, इसको आपका बांग्लादेश के कुछ प्रोड्यूसिंग एरिया के अंदर आपका देखने के लिए मिलता है बाद में आगे चल के। तो ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है। ठीक है? ये आपका लास्ट सवाल है आपकी इस वाली शिफ्ट का, यानी कि 1 दिसंबर की फोर्थ शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुडुमश्री एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम लागू किया गया था? अलग अलग प्रोग्राम आपके ऐसे आपके इम्प्लीमेंट होते रहता है। मैंने आपसे कहा कि ऐसी चीज़ों को लेकर भी मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ हमारे टॉपिकल करंट अफेयर के सीरीज में। तो केरला के अंदर देखो आपके इस प्रोग्राम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा गया है। गरीबी को खत्म करने, महिलाओं को एम्पावर करने के जैसे ऐसे कई सारे प्रोग्राम आपको अलग अलग राज्य सरकार लाती हुई दिखती हैं। तो इसमें आपका केरला आ जाएगा। नाम भी याद रखिएगा, कुदमश्री। ठीक है? तो यार ये थी आपकी क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आती है, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा और ऑल वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अगली क्लास में मिलता हूँ आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।